आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 8 अगस्त 2026 की रात और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। ये रही सुर्खियां। अमेरिका ने अब क्यूबा में शुरू किया ईरान वाला खेल। CIA का बेहद खतरनाक मंसूबा आया सामने। जो बाइडेन को लेकर आई बहुत बुरी खबर। बेटे हंटर ने किया इसराइल के दोस्त बाइडेन की अजाब जैसी तकलीफ पर बड़ा खुलासा। जंग खत्म करने के मूड में नहीं दिख रहा ईरान। अमेरिका के सामने खड़ी कर दी शर्तों की नई चट्टान। ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर से आ गया सीधा पैगाम। विदेशी फौजों से कहा बोरिया बिस्तर लपेटो गुलफाम। और ओमान के समंदर में जहाज बना आग का गोला। उधर रेड सी में हूथियों ने मिसाइलों से हमला बोला। जितनी भारी थी हेडलाइंस उनसे हैवी होंगी खबरें और ज्यादा होंगी। आखिर तक बने रहिएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हों। तो आप सभी का शुक्रिया, मोहब्बत, नवाजिश जो आप इस सफर में हमारे साथ रहे और जिन्होंने अब तक ना किया हो सब्सक्राइब तो कर लें। शुरुआत पहली खबर से। अमेरिका अपनी CIA के दम पर ईरान में जो रिजीम चेंज नहीं कर सका, क्या अब वही मिशन क्यूबा में शुरू करने जा रहा है वो? और अगर यहां भी वो नाकाम रहा तो क्या वेनेजुएला जैसा कोई मिलिट्री मिशन क्यूबा में भी देखने को मिल सकता है कि वहां का प्रेसिडेंट उठा लिया जाए? दरअसल क्यूबा को लेकर अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है और ये खबर सीधे अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA से जुड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने हाल के महीनों में क्यूबा के लिए एक सीक्रेट टास्क फोर्स बनाई जिसका मकसद क्यूबा की हुकूमत पर इतना प्रेशर बढ़ाना है कि वो अमेरिका की मांगों के मुताबिक इकोनॉमिक, सियासी और लीडरशिप लेवल पर बदलाव करने के लिए तैयार हो जाए। यही ख्वाब तो ईरान में भी था। रिपोर्ट के मुताबिक इस टास्क फोर्स के जरिए CIA क्यूबा के अंदर अपने ऑपरेशंस के लिए ज्यादा फंड, ज्यादा स्टाफ और एडवांस टेक्निकल कैपेबिलिटी इस्तेमाल कर सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने क्यूबा को प्रायोरिटी 1 इंटेलिजेंस स्टेटस दे दिया है। यानी अब क्यूबा को रूस, ईरान और चाइना जैसे बेहद अहम दुश्मन मुल्कों के बराबर रखा जा रहा है। रूस, ईरान, चाइना और उसी के साथ क्यूबा। तो क्यूबा बड़ा अहम है फिर। रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA की इस टास्क फोर्स का एक बड़ा मकसद क्यूबा की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर फूट पैदा करना है ताकि अमेरिका के मुखालिफ समझे जाने वाले लीडरों की जगह ऐसे लोग सामने आएं जो ट्रंप की मांगों के लिए ज़्यादा तैयार हों, ज़्यादा मुफीद हों, यानी अमेरिका के गुलाम हों, कठपुतलियाँ हों। यही ख्वाब तो ईरान में भी सजोया गया था, शूना बाबू ने सजोया था, याद होगा आपको। यानी अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ सिर्फ सियासी दबाव बढ़ाने की तैयारी नहीं की बल्कि CIA के जरिए अंदर से क्यूबा की हुकूमत को बदलने की कोशिश का एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका ईरान में नाकाम रहने के बाद क्यूबा को अपना अगला बड़ा रिजीम चेंज टारगेट बना रहा है? और अगर CIA का ये मिशन भी नाकाम रहा तो क्या इसके बाद क्यूबा में वेनेजुएला जैसा कोई मिलिट्री ऑप्शन सामने आ सकता है? असल में क्यूबा रूस और चाइना के करीब जा रहा है और अमेरिका को कभी से पसंद नहीं करता और अमेरिका के बराबर में बसा हुआ है। सारा फसाद तो यही है। दोस्तों, अब ये भी समझ लीजिए अमेरिका क्यूबा में रिजीम चेंज चाहता क्यों है? उसकी भी और वजह है और बड़ी स्पेशल है। दरअसल क्यूबा अमेरिका के बेहद करीब बसा एक अहम स्ट्रेटजिक मुल्क है और वहाँ की हुकूमत लंबे अरसे से अमेरिका की पॉलिसी के खिलाफ रही है। इसके अलावा क्यूबा की लोकेशन, टूरिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज और रीजनल ट्रेड में अमेरिका के लिए बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक फ़ायदा छुपा हुआ है। यानी अमेरिका के लिए मामला सिर्फ सियासत या डेमोक्रेसी का नहीं है बल्कि क्यूबा पर असर, अपने नज़दीकी रीजन में कंट्रोल और वहाँ के इकोनॉमिक फ़ायदों का भी है। सारा तो फायदा तो बड़ा है। साफ बोलें तो अमेरिका का लालच है क्यूबा के अंदर और अमेरिका लालची है। जहां दौलत है वहां अमेरिका है। सूडान क्यों नहीं जाता? सोमालिया चला जाए। इराक गया, सोना था, तेल था। अरब मुल्कों में तेल है, यहां है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी अहम खबरें हैं सर। अब एक अहम खबर सुनिए। गजा में जंग शुरू होने के वक्त अमेरिका का सदर कौन था? जो बाइडेन। उन्हीं जो बाइडेन को लेकर एक बड़ी और बुरी खबर सामने आई है। जो बाइडेन को कैंसर होने की बात पहले ही सामने आ चुकी थी, आप सबको पता है। लेकिन अब उनके बेटे हंटर बाइडेन ने यह बताया है कि कैंसर
जो बाइडेन की हड्डियों तक फैल चुका है और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही है। उनका दर्द ऐसा है जैसा कोई अजाब हो। जब दर्द बढ़ जाता है तो कहा जाता है ये अजाब है। हंटर बाइडेन ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया और बताया कि उनके वालिद जो बाइडेन का प्रोस्टेट कैंसर, गदूद का कैंसर, अब जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैल चुका है और उनकी हड्डियों में भी पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि कैंसर फैलकर उनकी हड्डियों में अब तकलीफ पहुंचा रहा है और ये बीमारी कई मायनों में बेहद दर्दनाक है और कमज़ोर कर देने वाली। जो बाइडेन वैसे भी बेहद कमज़ोर थे। बाइडेन ने मई 2025 में अपने कैंसर की बीमारी का खुलासा किया था और ये उस वक्त सामने आया था जब व्हाइट हाउस छोड़ने के 4 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। ट्रंप सदर बन चुके थे। गजा की जंग के दौरान इसराइल को हथियार देने की वजह से जो बाइडेन को अपने दौरे सदारत में लगातार तनकीद का सामना करना पड़ा था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इंतखाब जीतने और उसके बाद जो बाइडेन की बीमारी सामने आने के बाद ये दूसरी बार है जब साबिक अमरीकी सदर बाइडेन एक बार फिर दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन गए हैं। अब सुनिए ईरान से आई खबरें। ऐसा लग रहा है कि ईरान की IRGC फिलहाल अमेरिका के साथ इस टकराव को रोकने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि होर्मुज़ खोलने को लेकर ईरान ने अपनी शर्तों को और ज़्यादा साफ कर दिया है, बल्कि शर्तों की चट्टान है ये। 8 अगस्त की शाम ईरान से आया बयान सुन लीजिए, क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि होर्मुज़ के मामले में ईरान अभी पीछे हटने वाला नहीं है। ईरान की IRGC के स्पोक्सपर्सन सरदार मोहिबी ने यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका ईरान की तमाम शर्तें पूरी तरह मान लेगा। पूरी तरह। मोहिबी ने साफ कहा कि होर्मुज़ खोलने का फैसला ओमान के साथ चल रही बातचीत से जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलहदा है। इसके लिए ईरान के पास अपना ख़ास मैकेनिज़्म है, ख़ास शर्तें हैं। ओमान से हमारी बातचीत अलग है, अमेरिका से अलग बातचीत होगी, शर्तें दोनों की अलग हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सिर्फ एक इकोनॉमिक वाटरवे नहीं, बल्कि उसकी जियोग्राफिकल और स्ट्रेटजिक पावर का अहम हिस्सा है। किसकी? ईरान की। IRGC के मुताबिक जब तक अमेरिका ईरान की शर्तें पूरी तरह कबूल नहीं करता और रीजनल मामलों में अपनी टांग अड़ाना बंद नहीं करता, तब तक होर्मुज़ खोलने का सवाल ही नहीं उठता। मोहिबी ने यहाँ तक साफ कहा कि जिस दिन अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा, उसी दिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोल दिया जाएगा। यानी अमेरिका अगर जंग रोककर होर्मुज़ खुलवाना चाहता है तो अब गेंद ईरान के पाले में नहीं है, बल्कि ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रख दी है। कहा है कि सेल्फ गोल मारो या हमसे आके खेलो बराबरी से। और यही वजह है कि फ़िलहाल ये नहीं कहा जा सकता दोस्तों कि टकराव ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से साफ पैगाम है कि पहले उसकी शर्तें मानो, फिर होर्मुज़ खुलेगा। उधर अमेरिका का प्लान इसके बिल्कुल उलट है। वो कहता है हमारी शर्तें मानो और फिर देखते हैं। यानी फिर माहौल ख़राब हो सकता है। इस खबर का लुब्बो लुआब ये है, अगर यही शर्तें हैं तो माहौल ख़राब होकर रहेगा। बढ़ते आगे, ईरान के सुप्रीम लीडर के दफ्तर से अमेरिका के लिए एक और बड़ा पैगाम आ गया है और साफ कहा गया है कि अब विदेशी फ़ौजों को पूरा रीजन फ़ौरन छोड़ना होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर के इंटरनेशनल अफेयर्स के सीनियर एडवाइज़र अली अकबर वलायती ने ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल की शिकस्त के बाद ये बात और ज़्यादा क्लियर हो गई है कि रीजन में मौजूद विदेशी फ़ौजों को अब यहाँ से निकल जाना चाहिए। सीधा पैगाम अमेरिका के लिए था, उन्हीं के पूरे अड्डे हैं यहाँ पर। यानी कहा जा रहा है बोरिया बिस्तर भाईजान लपेटो और निकलो यहाँ से। 8 अगस्त की शाम ये खबर आई और इस खबर के मुताबिक वलायती ने कहा है कि विदेशी फ़ौजों की मौजूदगी ही रीजन में इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह है और अगर रीजन के मुल्क आपस में कोऑपरेशन बढ़ाएं, अपना ताउन बढ़ाएं, तो अपनी सिक्योरिटी वो खुद संभाल सकते हैं, अमेरिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने हालिया हालात का जिक्र करते हुए कहा कि ईरानी फ़ौज की मजबूती, ईरानी लोगों की साबित कदमी और रेजिस्टेंस फ्रंट की हिम्मत ने मौजूदा हालात को बदलने में अहम रोल अदा किया है। यानी ईरान की तरफ से अब सीधा पैगाम ये दिया जा रहा है कि अमेरिका और दूसरी विदेशी फ़ौजें रीजन छोड़ दें, क्योंकि इस इलाके की सिक्योरिटी का ज़िम्मा अब रीजन के मुल्क खुद संभाल सकते हैं। पैगाम यह है कि ईरान तुम्हारे साथ है दोस्तों, आ जाओ मिल के बात करते हैं, इन्हें भगाओ पहले। वलायती ने अपने बयान में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ और बाब अल मंदब का भी जिक्र किया है, जिससे साफ है कि ईरान इस पूरे रीजन की सिक्योरिटी को एक ही मसले के तौर पर
देख रहा है। सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं, रेड सी के बारे में भी वो बात कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। ओमान के समंदर में एक जहाज़ पर फिर से प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। प्रोजेक्टाइल का मतलब मिसाइल भी हो सकती है, रॉकेट भी या ड्रोन। और हमले के बाद इस जहाज़ में आग लग गई है। ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी UKMTO ने 8 अगस्त की शाम करीब 7 बजे बताया है कि ओमान के खसब से करीब 18 समंदरी मील मशरिक में एक जहाज़ को नामालूम प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया, जिसके बाद उसमें आग भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और जहाज़ का पूरा अमला महफूज है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि हमला किसने किया और जहाज़ को निशाना बनाने की वजह क्या थी। UKMTO के मुताबिक इस वाक़ये से समंदर में किसी तरह के एनवायरमेंटल नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि UAE के एक जहाज़ पर हमला हुआ है, वो कंफर्म हो गया ईरान ने किया, और UAE, सऊदी अरब, तमाम अरब ममालिक ने उसकी मजम्मत की है। यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के ख़िलाफ़ बताया UAE ने और कहा कि ठीक नहीं है हरकतें। बढ़ते आगे। यमन से एक बार फिर हूथियों के मिसाइल हमले की खबर सामने आई है और इस बार निशाना बना है लाल सागर यानी रेड सी यानी बहरे अहमर। यमन की फ़ौज के मुताबिक हूथियों ने ताइज़ सूबे से रेड सी की तरफ कई मिसाइलें दागी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फ़ौज, जो यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत की फ़ौज है, उसकी निगरानी पेट्रोल टीमों ने हूथियों को मिसाइलें लॉन्च करते हुए खुद देखा, जिसके बाद इसकी जानकारी दी गई। फिलहाल ये साफ नहीं है कि इन मिसाइलों का निशाना क्या था और उनसे कितना नुकसान हुआ है। ये हमला रेड सी में हुआ है, वो हमला उस तरफ था, ओमान के उस तरफ। ये यमन के इस तरफ और बाकी जो है सऊदी अरब, इजिप्ट, इराक़ ये वगैरह सब है, वो ओमान और ईरान तरफ हुआ था, जिसमें आग का गोला बन गया। बात यूक्रेन और रूस की भी सर मिडिल ईस्ट के शो में करनी नहीं चाहिए, फिर भी करते हैं। यूक्रेन ने कुछ तेल टैंकर्स और ब्लैक सी पाइपलाइन टर्मिनल पर हमला ना करने का वादा कर लिया है और इस फैसले में अमेरिका का भी अहम रोल बताया जा रहा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने उन कुछ ऑयल टैंकरों को, तेल ले जाने वाले जहाज़ों को निशाना ना बनाने पर हामी भरी है जिनका ताल्लुक रूस से नहीं है। इसके साथ ही ब्लैक सी में मौजूद उस पाइपलाइन टर्मिनल को भी निशाना नहीं बनाया जाएगा जिसके ज़रिए कज़ाकिस्तान का कच्चा तेल यूरोप और एशिया के बाज़ारों तक पहुंचता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मालूमात एक अमरीकी ओहदेदार के हवाले से सामने आई है जो इस मामले से वाकिफ़ है। यानी यूक्रेन अब रूस के साथ जंग के बावजूद उन एनर्जी रूट्स और जहाज़ों को निशाना बनाने से बचने पर राज़ी है जिनका ताल्लुक रूस से नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज तक जैसी ईमानदारी से बैलेंस और न्यूट्रल कोशिशें होती रहीं, आगे भी इसी तरह जारी रहेंगी, ये वादा है आपसे, क्योंकि इसी ईमानदारी की बदौलत हम यहाँ तक आए हैं और इसी ईमानदारी की बदौलत आप आज़ाद बोल इंडिया तक आए हैं। तो ये सफ़र जारी रहेगा। फिर कहता हूँ, हर तरफ की बात होगी, हर कोई इंसान है, कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है मसला ही नहीं है। यहाँ कोई जीत हक की नहीं है, यहाँ उस वाले हक की जीत है, ये मेरा हक और हुकूक है। ये कंट्रोल की जंग है दुनिया भर में, चाहे रूस, यूक्रेन, ईरान, अमेरिका या गज़ा की और इसराइल की, वो भी तो हक और हुकूक की लड़ाई है। गज़ा वालों की जो चलती रही और अभी फ़िलहाल सीज़ फायर हो रहा है, उनका भी ये कहना था हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। इसराइल कहता था हम बदला ले रहे हैं। ये सब चलता रहेगा, अभी बहुत लंबा चलेगा। ये रीजन अभी खामोश नहीं होने वाला है। असल में एक बम है मिडिल ईस्ट में जिसका पलीता अभी सुलगना शुरू हुआ है। सलामत रहिए, खुश रहिए, दुनिया भर की सलामती के लिए दुआ कीजिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। ना किया हो तो कर लीजिए।